हम लोग फिजिक्स से शुरुआत करते हैं। कल छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था हम लोगों ने। फिजिक्स होती क्या है, तो पढ़ना कैसे चाहिए, और फिजिक्स में थर्ड चैप्टर। अब जितने स्टूडेंट्स हैं सबके पास बुक है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी बुक है सबके पास। यस सर। तो आपकी एनसीईआरटी बुक दिखा देता हूँ, बाकी स्टूडेंट्स के पास भी है एनसीईआरटी बुक। रेस्पॉन्ड कीजिए। यस सर। नहीं, यस सर। एनसीईआरटी बुक है आपके पास भी। दिस इज योर एनसीईआरटी बुक, थर्ड चैप्टर अगर आपने खोला होगा तो दिस इज द थर्ड चैप्टर जिससे हम लोगों ने स्टार्ट किया। हम लोगों ने फर्स्ट दो चैप्टर्स बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अ, कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे फिजिक्स के, थोड़ा यूज टू होंगे। कुछ चैप्टर्स अच्छे से समझ में आने लगेंगे आपको। फर्स्ट दो चैप्टर्स मैंने बाद के लिए छोड़ दिए हैं। यहाँ पे मोशन चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। मोशन चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। और पाथ लेंथ क्या होता है? सर आई डोंट नो। यू डोंट नो? डिस्टेंस नाम सुनना है? डिस्टेंस, यस सर। डिस्टेंस को पाथ लेंथ बोलते हैं। ओके अगर सर। किसी पॉइंट पे हो, किसी पॉइंट पे जाना यस चाहते समझा हो, समझा। जिस रास्ते से जाते उससे हो। कर रहे हो। नो सर आई कांट है। कांट? नो सर एक्चुअली सर मैंने कुछ बोला नहीं कुछ भी मैंने। सर माइक। बोलूँ ना? कंटिन्यू करूँ? यस सर। सपोज ए से बी तक जाना चाहते हो, तो जो रास्ता लेते हो आप ए से बी तक जाने के लिए, ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही चले जाओ। जहाँ पे रोड होगी उस तरह से ट्रैवल करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो रास्ता लेते हो उस रास्ते का पूरा पाथ, सपोज ये 2 मीटर है, ये 4 मीटर है, एंड दिस इज 3। तो आपका टोटल पाथ लेंथ, इन सबका एडिशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एडिशन क्या होती है वो हम लोग समझेंगे। पाथ लेंथ मैंने बताया डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थोड़ा सा रिलेटेड है पाथ लेंथ से। डिस्प्लेसमेंट होता है सबसे छोटा रास्ता इनिशियल से फाइनल पॉइंट जाने का। बेसिकली स्ट्रेट लाइन विच कनेक्ट्स इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। 3.2 के बारे में आप लोगों को कुछ कुछ जानकारी है। हम इस पे कुछ क्वेश्चंस और करेंगे तो आप लोगों को और जानकारी मिलेगी, बट कुछ कुछ जानकारी है 3.2 के बारे में। 3.3 एवरेज स्पीड। बच्चे को याद है क्या एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, या एवरेज स्पीड क्या होता था? So total distance covered upon total time taken. बिल्कुल सही, टोटल डिस्टेंस, बिल्कुल सही बोला आपने। एग्जाम्पल, आप किसी शहर से, मैं इंदौर में रहता हूँ, किसी दूसरे शहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, खंडवा जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर से खंडवा डिस्टेंस 120 किलोमीटर है सपोज।
और मुझे लगे 3 आवर्स। अगर इन दोनों डेटा को मैं देख के कैलकुलेट करूँगा तो मेरी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हुई होगी। बट क्या अथर्व, पूरे रास्ते इंदौर से खंडवा जाते समय पूरे रास्ते मैंने गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर पे चलाई होगी? तेज या उससे स्लो नहीं चलाई होगी क्या? नो सर। चलाई होगी कि नहीं चलाई होगी? सर वो तो आप पे चल डिपेंड रही हूँ। करता है, और सर ज्यादातर चांसेस है कि नहीं चली होगी, क्योंकि सर वो ऑब्स्टिकल्स आ गए होंगे, रोड खराब होगा। हाँ, तो स्लो फास्ट होते रहे होंगे। सेम यस सर। स्पीड पे चलाना तो पॉसिबल ही नहीं है गाड़ी, क्योंकि जैसा आपने बोला ऑब्स्टिकल्स आ गए होंगे, कहीं पे प्लेन रोड आ गया, कहीं पे कचौरी खाने के लिए रुक गए, किसी ना किसी वजह से कहीं पे रुके कहीं पे चले। तो ये जो 3 आवर्स है ये टोटल टाइम है। बच्ची ने फॉर्मूला बताया तो ये 3 आवर्स है, टोटल टाइम है, और 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे एक पूरे टोटल की स्पीड बता रहा हूँ, इसलिए इसको मैंने एवरेज स्पीड बोला। अगर ये 120 को मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड आती है। ये एवरेज स्पीड है, क्योंकि मैंने कभी बिल्कुल 100 की स्पीड पे चला रहा था गाड़ी, कभी रुका हुआ था, ट्रैफिक आया तो वहाँ पे 10 की स्पीड पे चलानी पड़ी, फिर थोड़ी स्मूथ रोड थी पर कर्व थी तो 70 की स्पीड 70 की स्पीड पे चला रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माई स्पीड वॉज कंटिन्यूसली वेरिंग। तो मैंने जब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करा तो मेरे को जो स्पीड मिली तो मैंने एक अलग नाम दे दिया एवरेज स्पीड। कौन सा कॉन्सेप्ट है एवरेज स्पीड का? इसी तरह से एवरेज वेलोसिटी। कैन एनीवन गेस द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? बहुत सिंपल सा है। जो यहाँ पे आपने टोटल डिस्टेंस लिखा है इसको डिस्प्लेसमेंट से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 3.2 में देखिए डिस्प्लेसमेंट है। मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, क्या क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा मत सोचना कि पढ़ाते जा रहा हूँ आगे बढ़ते जा रहा हूँ, सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ क्या क्या है आपको पूरे चैप्टर में। मेरे को पढ़ाने के लिए 5 दिन लूंगा, मैं 5 क्लास लूंगा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आप डिस्टेंस की जगह सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, दैट का एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज का मतलब क्या होता है? नहीं, एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज को वैसे तो हिंदी में औसत बोलते हैं, मतलब हम्म, लगभग औसत। औसत बोलते हैं, बिल्कुल सही। बट थोड़ा सा उसको या तो एग्जाम्पल देके समझाइए या फिर किसी तरीके से इलेबरेट कीजिए, व्याख्या कीजिए, इसकी इलेबरेट कीजिए थोड़ा। यस। एवरेज को और मैं कैसे समझ सकता हूँ, कोई एग्जाम्पल देके आप समझा सकते हैं? हमने बात की एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की, वैसे बहुत सारी चीज़ों का एवरेज निकाले ना आपने। कौन से मार्क्स के एवरेज निकाले होंगे अपने सब्जेक्ट्स के मार्क्स के। यस सर। तो एवरेज हमको एक अनुमानित क्वांटिटी देता है कि अगर ये सब दूर रहा होता, तो आपको 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट्स में आपको जो मार्क्स मिले उसका आपने एवरेज निकाला, आपने मीन निकाला या उसका आपने एवरेज निकाला, तो आया 65-80 में से। तो ये हमको एक अनुमान दे रहा है कि अगर हर सब्जेक्ट में 65 एग्जैक्टली आए होते, हमारा एवरेज भी 65 रहता। तो हर सब्जेक्ट में 65 के आसपास है। बट हाँ, कोई सब्जेक्ट में अगर बहुत ज़्यादा है
तो फिर किसी सब्जेक्ट में बहुत उतने ही कम हुए होंगे, तभी एवरेज 65 बन पाया। ये एक अनुमान देता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है। समझ पा रहे हैं? तो एक तो चीज हो गई एवरेज, बट एवरेज से हमको हर सब्जेक्ट का मार्क्स तो पता नहीं चले। उसी तरह एवरेज से हमको यहाँ पे जो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करी, इससे ये तो पता नहीं चला कि गाड़ी कितनी देर रुकी और मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी पे गई। जब वो पर्टिकुलर कहीं पे पॉइंट पे थी तब उसकी कितनी वेलोसिटी हो रही थी। समझने की कोशिश कीजिए, जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपका गाड़ी का एक स्पीडोमीटर है, तो आपको बताता है कि अभी गाड़ी किस स्पीड से चल रही है या ना। ये एवरेज बताता है। तो गाड़ी का स्पीडोमीटर है, वो आपको गाड़ी की स्पीड अभी बताता है कि एवरेज स्पीड बताता है। सर अभी की बताता है। द करंट अभी स्पीड। करंट स्पीड बताता है। तो अभी की स्पीड या करंट स्पीड के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे क्या लिखा है मैंने सर? इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट मतलब अभी का। सेंस वर्ड सुना होगा आपने। इंस्टेंट मतलब अभी का। सुना है ना इंस्टेंट वर्ड तो। यस सर। इंस्टेंटेनियस मतलब बिल्कुल अभी, एट द वेरी मोमेंट की स्पीड, एट द वेरी मोमेंट की वेलोसिटी। एवरेज स्पीड पढ़ने के बाद ये पढ़ेंगे। उसके बाद आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है एक्सेलरेशन, सिंपल सा है वो, ये पढ़ेंगे। देन वी विल मूव टूवर्ड्स काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। फिर हम लोग मूव करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी पे। तो सबसे नया टॉपिक तो यही है और ये है, बाकी थोड़ा थोड़ा आप जानते हैं। बाकी थोड़ा थोड़ा आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। मैं वापस पूछता हूँ, सब बच्चों के पास अपनी अपनी बुक्स है? गौरव के पास तो है। नो सर। गौरव कहाँ गए गौरव? अथर बुक नहीं है अभी? नो सर। बुक अरेंज कीजिएगा। एटलीस्ट ये 3rd और 4th चैप्टर की बुक अरेंज कीजिएगा, बुक की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को। कंटिन्यूइंग द क्लास। व्हेन वी से अ बॉडी इज मोशन, हम लोग कब बोल सकते हैं कि एक बॉडी मोशन में है? या लोग मोशन को डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिस्क्राइब मोशन? क्या किस चीज़ों की ज़रूरत है मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए? सर कोई सा ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। वही तो मेरा सवाल है कि अगर कोई सा ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो मूव कर रहा है? पोजीशन चेंज होने से, चेंज सर ऑफ क्या बात पोजीशन है, से। चेंज इन बिल्कुल पोजीशन इन एवरी टाइम। बिल्कुल सही। अगर पोजीशन चेंज होती है, अगर पोजीशन चेंज होती है तो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। दीजिए मेरे को।
ठीक है। बिल्कुल सही बोला आपने। पोजीशन अगर चेंज होती है तो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। पोजीशन मतलब क्या? हाउ कैन बी डिफाइन पोजीशन? जैसे अभी आपकी पोजीशन क्या है या मेरी पोजीशन क्या है? तो वो तो कोऑर्डिनेट्स पे रहता है ना। कोऑर्डिनेट्स पे रहता है, डिपेंड कर सकता है कोऑर्डिनेट्स पे। बट आपको अभी आपकी या मेरी पोजीशन डिफाइन करनी होगी तो कैसे करेंगे? सपोज अथर्व, आसमान में आप कोई चीज दिखा रहे हैं किसी दोस्त को, तो आप कैसे बताएंगे कि यहाँ पे देख, यहाँ पे देख? फिंगर बताना। फिंगर बता के। तो आप आपके हाथ को ऐसा सीधा कर लेंगे और बोलेंगे जो हाँ मेरी फिंगर जा रही है उसके राइट में थोड़ा सा नीचे देख। तो आपने पोजीशन बताने के लिए क्या चीज यूज की? अपनी है। फिंगर, हैंड यूज किया। उसी तरह से आप मेरी पोजीशन बताने के लिए मेरे आसपास रखी हुई किसी चीज को यूज कर सकते हैं। मेरे आसपास रखी हुई किसी चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं कि अंशुल सर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं। तो जिस चीज को पोजीशन बताने के लिए यूज कर रहे हो दैट इज कंप्यूटर स्क्रीन। या सड़क पे हम लोग पोजीशन बताने के लिए माइलस्टोन्स को यूज कर सकते हैं। कि जैसे आप इंदौर से खंडवा के रास्ते में कहीं खड़े हो, तो आपने एक दोस्त को बोल दिया कि यार एक माइलस्टोन है जिसपे लिखा हुआ है 30 किलोमीटर टू खंडवा। वहां पे खड़ा हुआ एग्जैक्टली मैं। तो उस माइलस्टोन को यूज कर लिया। ये जो चीजें यूज कर रहे हैं अपनी पोजीशन बताने के लिए, इनको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस। ओके। ये जो पोजीशन बताने के लिए अपनी इन चीजों को यूज कर रहे हैं इनको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस। रेफरेंस फ्रेम या रेफरेंस पॉइंट। अगर 1D मोशन की बात कर रहे हो तो रेफरेंस पॉइंट, 2D मोशन की बात कर रहे हो तो रेफरेंस प्लेन। तो व्हेन कैन वी से अ बॉडी इज इन मोशन? सुन लीजिए, एक बच्ची ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया वैसे। व्हेन कैन वी से अ बॉडी इज इन मोशन? व्हेन अ बॉडी is changing its position with respect to a reference point with the passage of time। दो चीजें, एक तो रेफरेंस पॉइंट और दूसरी चीज टाइम। टाइम के पास होते होते अगर उस चीज की पोजीशन चेंज होते जा रही है तो हम लोग बोलेंगे वो चीज मूव कर रही है। ठीक है। अगर ये ठीक है तो मेरा एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कीजिए। क्लास में 3 बच्चे ना, मोहिनी एंड अथर्व एंड यशस्वी, राइट? तो यशस्वी और मोहिनी एक ट्रेन में बैठे हुए हैं। अथर्व बाहर प्लेटफॉर्म पे है। ध्यान से सुनिएगा। जब यशस्वी और मोहिनी की ट्रेन चलती है तो अथर्व विल से कि यशस्वी इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशन बी। अगर ये बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये बोलेंगे कि यशस्वी इज मूविंग टूवर्ड्स स्टेशन बी। बट मोहिनी
ये बोलेगी ना, मोहिनी बोलेगी कि यशस्वी इज इन द पोजीशन ऑफ रेस्ट इन द ट्रेन। ये दोनों स्टेटमेंट में से किसी भी स्टेटमेंट में मैंने कुछ चीटिंग की है क्या, या ऐसा बोलेंगे अथर्व और मोहिनी? सर दोनों स्टेटमेंट सही है। दोनों स्टेटमेंट सही है, पर दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। यशस्वी बोल रही है कि ये अथर्व बोल रहा है कि यशस्वी मूव कर रही है, और मोहिनी बोल रही है कि यशस्वी स्टेशनरी है। ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। क्योंकि रेफरेंस फ्रेम अलग है ना। रेफरेंस फ्रेम अलग है। अथर्व ने रेफरेंस फ्रेम किस चीज को लिया है? सर मैंने अपने आप को लिया है कि मैं मेरे अकॉर्डिंग देख रहा हूँ कि वो मुझसे कितनी दूर जा रही है। वेरी गुड। अथर्व ने रेफरेंस प्लेन या तो खुद को ले लिया है, या तो खुद को ले लिया है जैसा अथर्व ने बोला, या फिर अर्थ को ले लिया है, या फिर स्टेशन को ले लिया है। बिल्कुल सही, अथर्व ने रेफरेंस फ्रेम खुद को ले लिया है, और मोहिनी ने भी रेफरेंस फ्रेम या तो खुद को ले लिया है या फिर ट्रेन को ले लिया है। वैसे उसका स्टेटमेंट बताता है कि उसने ट्रेन को ले लिया है, बट खुद को ले या ट्रेन को ले कोई फर्क नहीं पड़ता इस केस में। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे दोनों का रेफरेंस फ्रेम अलग है, इसलिए दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है। मेरा वीडियो हैंग तो नहीं कर रहा है? कंटिन्यू करूं? क्योंकि मोशन की परिभाषा, कोई सी चीज मूव कर रही है नहीं कर रही है, किस स्पीड से मूव कर रही है, इसका एक्सप्रेशन इसका एक्सप्रेशन रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से चेंज हो जाता है। इसलिए मोशन को हम लोग बोलते हैं कि ये एक पढ़ के बताइए कि ये एक रिलेटिव फंडा। रिलेटिव फंडा है। फंडामेंटल, ये एक रिलेटिव फंडामेंटल है। देखिए, दो वर्ड्स होते हैं, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। कुछ चीजें एब्सोल्यूट होती है जो ना तो ऑब्जर्वर से चेंज होगी, ना जगह से चेंज होगी, जैसे मास। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में मास आपका चेंज नहीं होता, क्लासिकल फिजिक्स में, है ना। क्वांटम फिजिक्स में वो भी हो जाता है, वो 12th में पढ़ेंगे, बट क्लासिकल फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि मास चेंज नहीं होता आपका। किसी को दिक्कत तो नहीं है? किसी को लगता है कि मास चेंज हो सकता है? सर किस चीज का मास? किसी भी चीज का मास, ह्यूमन का मास। ये सर हो सकता है चेंज क्वांटम कैसे हो? फिजिक्स होने के। नहीं, क्लासिकल फिजिक्स में, मतलब न्यूटोनियल फिजिक्स में। सर वेट लूज कर लिया, गेन कर लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। वो तो आपने इनटेक किया या एक्सक्रीट किया कुछ, उसलिए आपने पसीना निकाला इतना सारा तो वेट लूज हो गया, वो बात अलग है। या ऐसा सोच लो कि इस पेन का जितना भी वजन है, ये धरती पे वजन लो, या चांद पे वजन लो, या जुपिटर पे वजन लो, या स्पेस में कहीं पे भी, वजन नहीं, भार, मास इसका, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। वजन चेंज होते रहता है। जब वो बोलते हैं ना कि मून पे जाते हैं तो इतना इतना वेट कम हो जाता है, वेट अलग चीज होती है, मास अलग चीज होती है। तो केजीज में हम लोग बोलते हैं वो मास होता है। तो मोशन एक रिलेटिव फंडा है, बट कुछ चीजें एब्सोल्यूट फंडा होती है, जैसे मास एक एब्सोल्यूट फंडा है, वॉल्यूम एक एब्सोल्यूट फंडा है, क्वांटम फिजिक्स को हटा दिया जाए तो। मैं सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। मास एक एब्सोल्यूट फंडा है, वॉल्यूम एक एब्सोल्यूट फंडा है। एब्सोल्यूट मतलब कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी ऑब्जर्वर के हिसाब से देख लो, चेंज नहीं होगा। बट फिजिक्स में कुछ रिलेटिव फंडामेंटल्स भी आते हैं, जिसमें से मोशन एक रिलेटिव फंडा। तो अपनी कॉपी में लिखिए
अपनी कॉपी में लिखिए। When we observe motion, it is important to select a reference at first by which we are going to observe. By which या through which we are going to observe. समझ में आया? यशस्वी, आप कुछ बोल नहीं रहे, समझ में आ रहा है? यस सर। आगे चलूं? सबको अच्छे से समझ में आया? रिलेटिव फंडा और एब्सोल्यूट फंडा। मोशन एक रिलेटिव फंडामेंटल है। इसी लाइन में आगे लिखेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन के लिखिएगा। by default we describe motion with respect to अथर्व लिख रहे हैं ना? कॉपी है साथ में? यस सर। By default we describe motion with respect to earth. सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? हम किसी भी चीज का मोशन अर्थ के रेस्पेक्ट में समझाने की कोशिश करते हैं ना? Am I right or wrong? राइट सर। हम किसी भी चीज का मोशन अर्थ के रेस्पेक्ट में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। इसलिए पहले ये माना जाता था कि सन अर्थ के आसपास घूमता है, क्योंकि एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है हमारा कि हम जहां पे हैं वो रेस्ट पे है, बाकी सब मूव कर रहा है। तो ठीक है, इसी नेचुरल इंस्टिंक्ट को बढ़ा देते हैं, हर जगह यूज करने लगते हैं। Whenever I would like you to describe motion, in most of the cases I'll expect you कि आप खुद को ऑब्जर्वर की जगह रखिए और फिर आसपास की चीजें मूव होते हुए देखिए। जैसे जब मैं इस तरफ मूव हो रहा हूं, तो अगर मैं खुद को ऑब्जर्वर ले रहा हूँ, खुद के रेस्पेक्ट में मोशन को ले रहा हूँ, तो मैं बाकी सारी चीजों को इधर चलते हुए देखूंगा, खुद को रेस्ट पे मानूंगा। क्या अर्थ रेस्ट पे है यशस्वी? Is earth at rest? Yes or no? मोहिनी, यस सर। is earth at rest? नो सर। बिल्कुल नहीं, अर्थ रेस्ट पे नहीं है, सवाल ही नहीं है। Is sun at rest?
सन रेस्ट पे है क्या? सर अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में देखें तो रेस्ट पे ही है। अरे अर्थ के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो रेस्ट पे कहाँ है, एक ही जगह दिखता है ना। अर्थ के रेस्पेक्ट में भी आप सन को देखोगे, मैं हुई नहीं, तो सन मूव करता हुआ दिखता है अर्थ से। अभी सन कहाँ पे है, आप खिड़की के बाहर देख सकते हो। 1 घंटे बाद कहाँ पे होगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी आपके रेस्पेक्ट में। आपके रेस्पेक्ट में आप अर्थ पे खड़े हुए हो तो अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में तो सन रेस्ट पे नहीं है, और ऐसे भी सन रेस्ट पे नहीं है। हो सकता है आपको छोटी क्लास में किसी ने बताया हो कि सन रेस्ट पे रहता है, उसके आसपास पूरा सोलर सिस्टम घूमता है, ऐसा नहीं है। सन भी मिल्की वे में घूम रहा है और सब कुछ मूविंग है। एक्चुअल में दिक्कत ये हुई कि कोई भी स्टेशनरी पॉइंट मिला नहीं यूनिवर्स में, जिसके हिसाब से हम लोग मोशन को डिस्क्राइब कर सके, नहीं तो मोशन को एब्सोल्यूट फंडा में डाल देते। रिलेटिव फंडा ज्यादा अच्छे से मिला। चलिए ये आगे पढ़ेंगे, मैंने आगे बताया है कि आपको रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आने वाला है, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। आपकी बुक का ये फिगर 3.1 है, आप देख पा रहे होंगे फिगर 3.1 अच्छे से, आपकी बुक में भी है, बुक से अगर रेफर करना चाहें तो। इसमें मेरा सवाल है कि अगर ऑब्जेक्ट ओ पॉइंट पे है और वो ओ से क्यू तक जाता है, तो ओ से क्यू तक जाने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। सर जितना कि एक्चुअल डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में। कितना है बताइए ना देख के। ये 0 लिखा है, ये 240 लिखा है, ये 360 लिखा है, और ये -120 लिखा है। कितना डिस्टेंस होगा? 240, और यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर्स में है सब कुछ, यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर्स में है सब कुछ। तो ओ से क्यू तक जाने में 240 मीटर्स, यही कहना चाहते थे अथर्व। यस सर। अब अगर वो ओ से क्यू से आर आ जाता है, ओ से क्यू से आर, तो आर तक आने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ फ्रॉम ओ? उसका पाथ कैसा था? ओ से क्यू, क्यू से आर, तो आर तक आने में उसका टोटल डिस्टेंस कितना cover हुआ? 100 मीटर। सॉरी, 100 बोल रहे हैं आप? 600। 600? ओ से बता रहे हो कि क्यू से बता रहे हो? ओ से बता रहे हो। सर टोटल यस सर 600 टोटल डिस्टेंस ओ टू क्यू क्यू टू आर। तो ओ टू क्यू तो 240 प्लस क्यू से आर, क्यू से आर कितना होगा? सर क्यू से ओ 240। प्लस 240। बिल्कुल आप सही तरीके से कर रहे हो, मैं एक और छोटा सा तरीका बता रहा हूँ। 240 -120 -240, दैट इज -360, और क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए इसको पॉजिटिव में रहना पड़ेगा, इसलिए 360। तो आपने बिल्कुल सही बोला, 600 मीटर्स। चलिए बिल्कुल सही है। अब दूसरा आसान सवाल, पोजीशन। जब पार्टिकल ओ पे है तो उसकी पोजीशन क्या है? जब पार्टिकल ओ पे है तो उसकी पोजीशन क्या है? यहाँ पे जीरो। पोजीशन हम 0, पोजीशन हमको किसी रेफरेंस पे डिफाइन करनी पड़ेगी, और यहाँ पे अच्छा सा रेफरेंस डिफाइंड है। ये जो पूरी लाइन है और इसमें जो पॉइंट ओ है, ये बता रहा है रेफरेंस, दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट। तो ओ पे पोजीशन 0, क्यू पे
240 और R पे 120 120 R पे पोजीशन क्या होगी? माइनस 120 120 की माइनस 120? माइनस 120 जैसे मैं एक पॉइंट और मार्क करता हूँ X, तो X की पोजीशन 120 होगी और R की माइनस 120 होगी, प्लीज कीप इन माइंड। क्योंकि पोजीशन मेरे को ये भी बता रही है कि मेरा पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट है वो राइट में है कि लेफ्ट में है। पोजीशन मेरे को ये भी तो समझा रही है कि पॉइंट से मेरा ऑब्जेक्ट राइट में है कि लेफ्ट में, राइट? यशस्वी, खुशी और अथर्व। अथर्व ने तो वैसे बोल दिया था माइनस 120 होगा। अब मजे की चीज, डिस्प्लेसमेंट। अथर्व बताएंगे। जब O का O पे ही है तो डिस्प्लेसमेंट 0, O से Q तक चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट 240 और O से मतलब और फाइनली R तक चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट माइनस 120 माइनस 120। और अगर मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालूं तो 120, और पूरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर्म में बोलूं तो 120, माइनस 120 वेक्टर फॉर्म में बोलूं और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलूं तो 120। बिल्कुल सही है। ये तीनों को ऑब्जर्व करके, ये तीनों चीजों को ऑब्जर्व करके आप कुछ कंक्लूड कर सकते हैं क्या? पोजीशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ये तीनों रीडिंग्स को ऑब्जर्व करके कैन यू कंक्लूड समथिंग? Can you conclude distance is always equal to or less than displacement? नो सर यहाँ पे देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट छोटा है। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ इन तीनों को देख के। मैं एक और चीज कंक्लूड कर सकता हूँ जो कि गलत है, पर कंक्लूड तो कर सकता हूँ कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट आर सेम। पर क्या पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, इसको देखने के लिए हम एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं इसी में। आप मानिए कि आपका पार्टिकल पॉइंट ए पे है, आपका पार्टिकल पॉइंट ए पे है, ए से वो क्यू जाता है और क्यू से आर पे आ जाता है। तो एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले यशस्वी, पॉइंट ए पे जब पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन क्या है? हेलो यशस्वी, यस सर। पॉइंट ए पे जब पार्टिकल है तो उसकी पोजीशन क्या है? 80। 80, बिल्कुल सही, सिंपल सी चीज है। पॉइंट ए पे जब पार्टिकल है तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? वो ए से स्टार्ट हो रहा है और अभी ए पे ही है, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 0। 0, और उसका डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। मोहिनी, पार्टिकल ए से क्यू तक चले जाता है तो उसका पोजीशन क्या हुआ? 40। और डिस्टेंस?
डिस्टेंस 120 120 160 ना 240 माइनस 80 160 और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट भी 160 होगा। मोहिनी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, आपका माइक पास में लाके बोलिए। डिस्प्लेसमेंट भी 160 होगा। अथर्व आर तक आ जाते हैं, ए से क्यू से आर, तो उसका पोजीशन -120 -120। डिस्टेंस डिस्टेंस सर को कैलकुलेट करके बताते हैं। ओके। सर 480 किस करो कैलकुलेट। 480 नहीं 480 नहीं है। ए से क्यू तक जाने में 160 और क्यू से आर तक आने में 360, तो 520। यस सर 520 में आई गया। 520 है ना, सब लोग फॉलो कर रहे हैं, सिंपल मैथमेटिक्स है। डिस्प्लेसमेंट बताइए अथर्व। डिस्प्लेसमेंट सर 180। A.80 है, अच्छा एक सेकेंड 200 या तो -200 अगर डायरेक्शन के साथ लेना हो, या तो 200। अब यहाँ पे देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए ये पॉइंट यहाँ पे भी स्टैंड करता है कि भाई डिस्टेंस, अरे ये उल्टा लिख दिया था मैंने। यस सर मैंने उस टाइम पे आपको नो बोला था। ओके, मैंने उल्टा लिख दिया था गलती से, मैं ये लिखना चाह रहा था। डिस्टेंस हमेशा या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से या इक्वल होगा। आप ऊपर के एग्जांपल में देखिए और नीचे के एग्जांपल में देखिए, दोनों में ऐसा निकलेगा। पर जो मैंने दूसरा पॉइंट लिखा था कि पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट सेम होगी, वो दूसरे केस में हमारी गलत होती है। यहाँ पे पोजीशन 80 है, ये डिस्प्लेसमेंट 0, पोजीशन 240, डिस्प्लेसमेंट 160, पोजीशन इतनी, डिस्प्लेसमेंट इतना। तो इस पूरी चीज से हम लोग दो चीजें कैलकुलेट कंक्लूड करते हैं, एक तो ये जो बॉक्स में डाला है ये, और दूसरी चीज x represents position and s represents displacement. You might be using s from a long time. मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं बोलता हूं एक ऑब्जेक्ट चलना शुरू होता है, तो आप हमेशा उसके स्टार्टिंग पॉइंट को ओरिजिन मानते हो, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। मानते हैं, मेजोरिटी बच्चे मानते हैं, जो गलत है। जैसे दूसरे केस में हम लोगों का ओरिजिन पॉइंट ये था, ओरिजिन नहीं सॉरी, स्टार्टिंग पॉइंट ये था। तो जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिजिन से ही शुरू हुआ हो, और कहीं से भी शुरू हो सकता है। ओके, कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट ऑब्लिक रेफरेंस फ्रेम।
reference point oblique reference frame। इसके बारे में आई सपोज खुद से लिख सकते हैं आप, तो बुक का पढ़िएगा और इसके बारे में खुद से लिखिएगा। 2-3 लाइन छोड़ दीजिए इसके लिए। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, डिस्टेंस। डिस्टेंस डिस्टेंस के ब्रैकेट में लिखना डिस्टेंस के ब्रैकेट में लिखना पाथ लेंथ। डिस्टेंस और पाथ लेंथ क्या होती है? एक ही चीज है डिस्टेंस और पाथ लेंथ। डिस्टेंस या पाथ लेंथ इज द टोटल पाथ ट्रेवल्ड is the total path traveled during motion। is the total path traveled during motion। आ जाओ। ठीक है। बढ़िया है, कुछ भी नहीं लगे। पानी देती हूँ। ठीक है। किसी नए स्टूडेंट ने ज्वाइन करा है? कौस्तुभ, गुड इवनिंग। कौस्तुभ, आपकी आवाज आई नहीं। हेलो। एक बार रीजॉइन करके देखिए, आवाज नहीं आ रही। बाकी किसी स्टूडेंट को कौस्तुभ की आवाज आ रही है क्या? चलिए, तो आपने डिस्टेंस भी लिखा होगा, टोटल पाथ ट्रैवल्ड। डिस्प्लेसमेंट लिखिए। डिस्प्लेसमेंट लिखिए। shortest path from initial to final point। shortest path from initial to final point। मोहिनी बेटा, सब लिख पा रहे हैं? स्पीड ज्यादा तो नहीं है? shortest path from initial to final point। डिस्प्लेसमेंट में एक चीज और लिखवाता हूं और आपको ये एक्सप्लेन करनी रहेगी। ड्यूरिंग rectilinear motion during rectilinear motion if we are moving in one direction only। ड्यूरिंग रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन याद है कल का सबको? रेक्टिलिनियर मोशन याद है? मोशन इन वन लाइन। मोशन इन वन लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जो आपके चैप्टर का नाम है। वहीं पे आप ब्रैकेट लगा के रेक्टिलिनियर मोशन लिख सकते हैं, क्योंकि उसी का मतलब ही रेक्टिलिनियर मोशन। मैं 5 दिन सिर्फ रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ाऊंगा। ड्यूरिंग रेक्टिलिनियर मोशन इफ वी आर मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली। ये आप लोगों को समझाना है, ध्यान से सुनिएगा। ड्यूरिंग रेक्टिलिनियर मोशन इफ वी आर मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली
then distance and displacement are same. Then distance and displacement are same. लास्ट लाइन को पढ़ के प्लीज एक्सप्लेन. कौन समझाएगा? मैंने बोला है अगर रेक्टिलिनियर मोशन में अगर एक डायरेक्शन में ही मूव करें, रेक्टिलिनियर मोशन में अगर एक डायरेक्शन में ही मूव करें तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम आता है. मोहिनी आप समझाएंगे? यशस्वी? पाटीदार जी यस सर. समझाइए. सर फॉर एग्जांपल अगर ये ओ से अगर क्यू तक मूव करता है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा. और O से Q और Q से P अगर मैं चले जाता हूँ, O से Q और फिर Q से P अगर मैं चले जाता हूँ तो सर तब भी एक स्ट्रेट लाइन में हो आप और आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है. बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही. मेरी बात सुनिए सब लोग. जब मैंने इनिशियली एग्जांपल्स दिए थे तो मैंने O से Q तक ले गया था और फिर Q से पीछे लाया था R तक. तो ये रेक्टिलिनियर तो था पर वन डायरेक्शन में नहीं था. तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आ सकते हैं. और मोस्टली डिस्प्लेसमेंट कम आता है डिस्टेंस से, ये ज्यादा से ज्यादा इक्वल आ सकता है. बट अगर रेक्टिलिनियर मोशन और वो भी एक ही डायरेक्शन का, रिवर्स नहीं आ रही चीज, रास्ते में रुक सकती है पर रिवर्स नहीं आ रही चीज, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल यूनिडायरेक्शनल मोशन. वन डायमेंशनल यूनिडायरेक्शनल मोशन. वन डायमेंशनल यूनिडायरेक्शनल मोशन, रेक्टिलिनियर इन वन डायरेक्शन को. तो अगर सीधे सीधे एक ही तरफ चलते जा रहे भले स्पीड ऊपर नीचे हो, रुक जाए रास्ते में, रिवर्स नहीं आना चाहिए सर. एक ही तरफ चलते जा रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू इक्वल आती है. ठीक है, चलिए ये सिंपल सा मैंने कुछ आप लोगों को पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझाया. अब हम लोग आगे चलते हैं. थोड़ा सा ग्राफ देखते हैं. आपकी बुक में पेज फिगर नंबर 3.2 पे. अगर एक ऑब्जेक्ट है
अगर एक ऑब्जेक्ट है, ये लेफ्ट वाला ग्राफ अच्छे से दिख रहा है? ये और बड़ा करूं? तो ठीक है। ठीक है। तो अगर इस ग्राफ को देखें हम लोग, अगर इस ग्राफ को देखें, वैसे वो आप उसमें जूम कर सकते हो ना, इसमें भी जूम कर सकते हो। तो ये ए वाला ग्राफ देख लीजिए, इसमें भी जूमिंग तो हो ही जाती है आपके गूगल मीट्स में। इसमें जूम करके देख लीजिए, ए वाले ग्राफ पे फोकस कीजिए। ए वाला ग्राफ किस किस के बीच में बना है, सबसे पहले तो ये बताइए। ये एक्स और टी के बीच में बना है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं इसको क्या नाम दूंगा ग्राफ को? इसको नाम दूंगा मैं पोजीशन टाइम ग्राफ। इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां पर है? जैसे एक लाइन है, उसी तरह की लाइन जो हम लोगों ने बनाई थी। इनिशियली ऑब्जेक्ट कहां पर है? इनिशियली मतलब टाइम 0 पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के किस पॉइंट, वाई एक्सिस के किस पॉइंट पे है? इस पॉइंट पे है। मतलब इनिशियली आपका ऑब्जेक्ट यहां पे है, राइट? सही बोल रहा हूँ? रेस्पॉन्ड कीजिए, बाकी दो बच्चे रेस्पॉन्ड बहुत कम कर रहे हैं। मोहिनी एंड खुशी, मोहिनी एंड यशस्वी। समझ में आ रहा है मोहिनी? यस सर। थक तो नहीं गए? कितनी देर और ले लूं अभी क्लास? यशस्वी, Yes, sir. थक तो नहीं गए? थोड़ा थक गए? Yes, sir. 5-10 मिनट और ले लूं, फिर छोड़ दूंगा। 5 मिनट और। Yes, sir. सिर्फ ये दो ग्राफ डिस्कस कर लेता हूँ, फिर कल डिस्कस कर लेंगे। बट थोड़ा सा वो बढ़ाइएगा, क्योंकि 2-2.5 घंटे तो पढ़ना रहेगा रोज। अलग अलग सब्जेक्ट, ऑब्वियसली 2 सब्जेक्ट, एक ही नहीं। एक सब्जेक्ट की मैक्सिमम 90 मिनट्स की क्लास लगेगी। शुरुआत है इसलिए 1 घंटे की ले रहा हूँ, बाकी 90 मिनट्स की लगेगी। चलिए, कंटिन्यूइंग द थिंग। वो स्टार्टिंग में 40 पे है, जब 10 सेकेंड हो गए तो कहाँ खड़ा है वो पता करने के लिए टाइम एक्सिस से हम लोग ग्राफ तक चले जाएंगे, और ग्राफ से वापस वाई एक्सिस तक चले जाएंगे, तो हम लोगों को मिला कि 40 का 40 पे ही खड़ा है। फिर 20 Sir, सेकेंड के graph clear नहीं दिख रहा। ग्राफ क्लियर नहीं दिख रहा। आधा ही दिख रहा है। आपने फोन को ऐसे सीधे में यूज कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल में? सीधा। ऐसा ट्विस्ट करो, हॉरिजॉन्टल करो उसको। गेम खेलते ना, या मूवी देखते Yes, हैं, sir. ऐसा करा, रोटेट हो गया। Yes. अब पूरा दिख रहा है। ये 1 2 3 4, ये 1 लिखा हुआ भी दिख रहा है कोने का? नहीं दिख रहा। किसी को भी नहीं दिख रहा क्या? सर दिख रहा है सर, उसमें फुल स्क्रीन करने का वो बटन है नीचे, विंडो फुल स्क्रीन और हाफ स्क्रीन, एक ऐसा बटन होगा, बॉक्स टाइप। ऐसा? नो सर, ये पिन का है, पहले पिन कर लो, उसके साइड में वाला जो ये बॉक्स है। हाँ यस सर। ऐसा बटन होगा एक, हाँ उस पर क्लिक कीजिए। पिन करेंगे तो मेरा सबसे बड़ा हो जाएगा वीडियो, और ये कर देंगे तो आपका फुल स्क्रीन में चले जाएगा, मतलब बाकी पार्टिसिपेंट्स नहीं दिखेंगे आपको। अभी ठीक है? अभी ठीक है? नहीं हो रहा।
सर मेरे पास एक आपने तरीका है। आपने जहाँ पिनियो ये बनाया है ना वहाँ पे बना दो ना, आप जो समझा रहे हो ग्राफ। हाँ मैं तो बना दूंगा, चलो ठीक है। पर ये बेटर ट्राई कर लेना, क्योंकि फिर मेरे को लिखने के लिए बहुत कम जगह मिलती है। अभी दिख रहा है ग्राफ पूरा? हाँ अब दिख रहा है। तो मैं ये बोल रहा था, ये जो ग्राफ है, इसको अगर हम फर्स्ट वाले ग्राफ को ऑब्जर्व करें, फर्स्ट वाले ग्राफ को एनालाइज करने की कोशिश करें, तो टाइम एक्सिस पे 0 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड एंड सो ऑन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन निकालेंगे। हम लोग पर्टिकुलर टाइम के लिए पर्टिकुलर पोजीशन निकालेंगे। जैसे 9th क्लास में करते थे ना, y की वैल्यू के लिए x की वैल्यू निकालते जाते थे लीनियर इक्वेशन में। तो 0 सेकेंड पे ग्राफ कहाँ पर है? 0 सेकेंड पे ग्राफ है 40 पर। 10 सेकेंड पे ग्राफ कहाँ पर है, कैसे पता करेंगे? 10 सेकेंड तक ग्राफ तक जाइए और ग्राफ से y एक्सिस तक जाइए, कौन सा पॉइंट मिल रहा है? 40। तो 10 सेकेंड पे भी 40 पे है, 20 सेकेंड पे भी 40 पे है, 30 सेकेंड पे भी 40 पे है। पोजीशन एक जगह पर है ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक ही है, फिक्स ही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, हाँ या ना? बोलिए। हाँ इसका मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, क्योंकि वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट पे एक ही जगह पे है। इट्स पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, इट्स पोजीशन इज फिक्स्ड, इट्स नॉट चेंजिंग, इसलिए उसको रेस्ट पे बोला गया है। तो अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन आता है, ध्यान से सुनिए, मैं 3 तरह के ग्राफ पढ़ाऊंगा, एक्सटी, बीटी और एटी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सा भी ग्राफ हॉरिजॉन्टल आता है, मैं बोल रहा हूँ अगर एक्सटी ग्राफ हॉरिजॉन्टल आता है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इसके पास वाला ग्राफ देखते हैं। अब ये वाला ग्राफ दिख रहा है ठीक से? हाँ इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप पहले, तो सबसे पहले ग्राफ में देखेंगे कि किस किस के बीच में है। ये भी एक्स और टी के बीच में है, पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 5 सेकेंड से आप ग्राफ तक गए और फिर ग्राफ से आप वाई एक्सिस तक गए, तो कुछ रीडिंग मिली आपको, लेट्स से 2 मीटर। 10 सेकेंड से गए ग्राफ तक और फिर वाई एक्सिस तक गए, तो कुछ रीडिंग ऊपर की मिली, लेट्स से 4 मीटर। 15 सेकेंड से गए और फिर आप ग्राफ तक गए तो 6 मिली। मतलब टाइम 0 पे पोजीशन 0 थी, टाइम 5 पे पोजीशन 2, टाइम 10 पे पोजीशन 4, टाइम 15 पे पोजीशन 6, टाइम 15 पे पोजीशन 6। अब देखिए ध्यान से, 0 से 5 सेकेंड में 5 सेकेंड का इंटरवल, 5 सेकेंड का इंटरवल, 5 सेकेंड का इंटरवल। मैंने सारे टाइम इंटरवल्स इक्वल लिए हैं। फॉर द इक्वल टाइम इंटरवल आई एम गेटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 इन ईच केस। 2 से 4 पे आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट 2 का होता है, 4 से 6 पे आ जाता है तो भी डिस्प्लेसमेंट 2 का होता है। तो ये ऑब्जेक्ट तो मूविंग है, पर मूविंग किस तरह से है? पोजीशन तो इसकी चेंज हो रही है, पर पोजीशन कैसे चेंज हो रही है? हर 5 सेकेंड में उसकी पोजीशन कितनी चेंज होती है? हर 5 सेकेंड पे उसकी पोजीशन कितनी चेंज हो रही है? 2 यूनिट। 2 यूनिट्स। तो क्योंकि इक्वल, ये जो पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट, इक्वल डिस्प्लेसमेंट है इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग? कोई भी यूनिफॉर्म मोशन। और एक्सटी ग्राफ पे यूनिफॉर्म मोशन एक ऑब्लिक लाइन से दिखाया जाता है, स्ट्रेट लाइन पर ऑब्लिक लाइन। ओके,
चलिए, यूनिफॉर्म मोशन से ही कल मैं शुरू करूंगा समझाना। आज के लिए इतना बहुत है। आप लोगों का सिंपल सा वर्क रहेगा, जितना भी आपको पढ़ा दिया है उतना वापस से रीड कीजिए। अगर बुक में बीच में कुछ क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन पूछिए। जिसके पास एनसीईआरटी बुक सॉफ्ट कॉपी में भी नहीं है बताइए।